भारत का संविधान लिखे जाते वक्त 25 नवंबर 1949 को उसका अंतिम पाठ पूरा होने के बाद देश के महान नेताओं में से एक और दलितों के निर्विवादित नेता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने देश के भविष्य के बारे में एक खास बात कही। आम्बेडकर ने कहा, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। भारत ने 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य होने का ऐलान कर दिया। अपने भाषण में आम्बेडकर शायद नए गणतांत्रिक राज्य और पुरानी सभ्यता के बीच के अंतर्विरोधों के बारे में इशारा कर रहे थे। उन्होंने कहीं और कहा कि लोकतंत्र भारतीय भूमि का केवल ऊपरी पोशाक है। उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर अलोकतांत्रिक है और यहाँ के गांव स्थानीयता का गंदा नाला, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता के घर हैं। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपाय करना, सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार देना और सबके लिए समान अधिकार तय करना बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आम्बेडकर ने संविधान बनाने के लिए 7 सदस्यों की एक प्रारूप समिति बनाई, जिसने 395 प्रावधानों वाले इसके मसौदे को तैयार किया। लेखक अशोक गोपाल की हाल में आम्बेडकर की एक जीवनी ए पार्ट अपार्ट द लाइफ एंड थॉट ऑफ B.R. आम्बेडकर नाम से आई है। इसमें उन्होंने बताया है कि आम्बेडकर ने कैसे अपने खराब स्वास्थ्य से जूझते हुए और तमाम मतभेदों को दूर करके दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक को तैयार किया। यह किताब बताती है कि आम्बेडकर के कद ने कैसे इस काम में उन्हें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में मदद की। संविधान की प्रारूप समिति के 7 में से 5 सदस्य उच्च जाति के थे, लेकिन सभी सदस्यों ने आम्बेडकर को इस समिति का नेतृत्व करने को कहा। अशोक गोपाल ने इस किताब में बताया है कि भारत की आज़ादी के आंदोलन का समर्थन करने और आयरलैंड का संविधान लिखने वाले आयरिश नेता इमोन डी वलेरा ने भी इस काम के लिए आम्बेडकर के नाम की सिफारिश वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से की थी। इस बात का पता वाइसरॉय माउंटबेटन की पत्नी एडविना माउंटबेटन द्वारा आम्बेडकर को लिखे गए एक पत्र से चला। एडविना माउंटबेटन ने आम्बेडकर से यह भी कहा था कि वे निजी तौर पर खुश हैं कि संविधान निर्माण की देखरेख वे कर रहे हैं, क्योंकि वे ही इकलौते प्रतिभाशाली शख्स हैं जो हर वर्ग और मत को एक समान न्याय दे सकते हैं। अशोक गोपाल लिखते हैं कि मार्च 1947 में वाइसरॉय का पद संभालने के तुरंत बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने आम्बेडकर के साथ बेहद दिलचस्प और सार्थक बातचीत की थी। उनके अनुसार वाइसरॉय ने एक सीनियर ब्रिटिश अधिकारी को यह भी बताया था कि उन्होंने नेहरू के 15 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल की सूची में जब आम्बेडकर का नाम देखा तो उन्हें बहुत संतोष हुआ। आम्बेडकर के नेतृत्व वाली प्रारूप समिति ने मई 1947 में संविधान सभा में पेश किए गए संविधान के मसौदे की जांच की। इसे संबंधित मंत्रियों और फिर कांग्रेस पार्टी को भेजा गया। कुछ खंडों को तो 7 बार में तैयार किया गया। आम्बेडकर द्वारा संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को पेश किए गए संशोधित मसौदे में लगभग 20 बड़े बदलाव किए गए। इन बदलावों में संविधान की पवित्र प्रस्तावना में किया गया बदलाव भी शामिल है, जो न्याय, समानता और बंधुत्व का वादा करता है और जो संविधान की बुनियादी विशेषताओं का प्रतीक है। चिंतक आकाश सिंह राठौर की किताब आम्बेडकर्स प्रिएम्बल ए सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक बात का जिक्र अशोक गोपाल ने अपनी इस किताब में किया है। उनके अनुसार संविधान की मूल प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द का जोड़ा जाना और इसका बाकी भाग भी वाकई करिश्माई और 81 शब्दों का ऐतिहासिक सेट है, जो पूरी तरह से आम्बेडकर का योगदान था। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से पीड़ित होने के बाद भी आम्बेडकर ने संविधान तैयार करने में काफी श्रम किया।
संविधान सभा में लगभग 100 दिनों तक खड़े होकर उन्होंने धैर्यपूर्वक हर खंड को समझाया और कारण बताए या सुझाए गए हर संशोधनों को अस्वीकार किया। संविधान सभा की बैठकों में सभी सदस्य मौजूद नहीं रहे। प्रारूप समिति के एक सदस्य टीटी कृष्णामाचारी ने नवंबर 1948 में संविधान सभा में कहा कि मृत्यु, बीमारी और अन्य व्यस्तताओं के कारण अधिकांश सदस्य पर्याप्त योगदान नहीं कर सके, जिसकी वजह से यह संविधान तैयार करने का बोझ डॉ. आम्बेडकर पर आ पड़ा। संविधान के मसौदे में 7,500 से अधिक संशोधन सुझाए गए, जिनमें से लगभग 2,500 को स्वीकार किया गया। डॉ. आम्बेडकर ने सीनियर सिविल सेवक एस.एन. मुखर्जी को इस प्रारूप निर्माण का मुख्य श्रेय दिया, जिनके पास कानून के सबसे जटिल प्रस्तावों को भी बिल्कुल आसान ढंग से रखने की क्षमता थी। भारत के दलित समुदाय के नायक के तौर पर विद्रोही छवि होने के बावजूद डॉ. आम्बेडकर ने सबके हितों का ध्यान रखा। अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की उनकी मांग संविधान सभा ने खारिज कर दी। बुनियादी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की उनकी मांग भी खारिज हो गई। साथ ही संविधान के उद्देश्यों में समाजवाद शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो आम्बेडकर ने कहा, मैं जानता हूं कि आज हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से बंटे हुए हैं। हम लड़ते हुए खेमों का समूह हैं। मैं यहाँ तक स्वीकार करता हूँ कि शायद मैं भी ऐसे खेमों के नेताओं में से एक हूँ। गोपाल कहते हैं कि इन बातों से पुष्टि होती है कि डॉ. आम्बेडकर भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार थे। उनके पास एक सुंदर नजरिया था और उन्होंने संविधान के हर भाग को अंतिम रूप देने में अपना योगदान दिया। संविधान निर्माण के कुछ साल बाद डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया कि आम्बेडकर ने संविधान के कुशल पायलट की भूमिका निभाई। 6 दिसंबर 1956 को 63 साल की उम्र में आम्बेडकर के निधन के थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा, संविधान बनाने में डॉ. आम्बेडकर से ज्यादा ध्यान किसी और ने नहीं दिया और न ही किसी और ने उतनी परेशानी उठाई। संविधान बनने के 73 साल बाद भारत का विशाल और विविध लोकतंत्र गंभीर चुनौतियों से जूझने के लिए एक साथ खड़ा है। समाज में बढ़ता ध्रुवीकरण और असमानताएं देश के भविष्य को लेकर कई तरह की चिंताएं पैदा करती हैं। लेकिन ये सारी समस्याएं डॉ. आम्बेडकर के एक और दूरदर्शी भाषण की याद दिलाते हैं, जो उन्होंने संविधान के संशोधित मसौदे को पेश करते वक्त दिया था। उन्होंने कहा था, भारत में अल्पसंख्यकों ने बहुमत का शासन वफादारी से स्वीकार किया है। अब ये बहुसंख्यकों पर निर्भर करता है कि वे अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव न करने का अपना कर्तव्य निभाएं।